पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 7 के एमसीक्यू करेंगे। नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर धारा 140 तक की धाराएं दी गई हैं। हमने पिछली क्लासों में धारा 101 से लेकर धारा 120 तक की धाराओं को पढ़ लिया है। चूंकि यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम एमसीक्यू प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है हमारी हर अध्याय के बाद, उसको हम अभी लेके आए हैं। अभी हम धारा 101 से लेकर धारा 120 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम जो सभी धाराएं हैं धारा 101 से लेकर 120 तक की धाराओं को रिवाइज भी करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो पर आप कमेंट जरूर करना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में प्रावधान है। ऑप्शन ए नगरपालिका गठन, ऑप्शन बी नगरपालिका संपत्ति, ऑप्शन सी नगरपालिका राजस्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नगरपालिका राजस्व। अध्याय 7 में नगरपालिका राजस्व के बारे में बातें की गई हैं। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 101, ऑप्शन बी धारा 102, ऑप्शन सी धारा 103, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 101। धारा 101 के अंदर नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल है। ऑप्शन ए नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, ऑप्शन बी नगरपालिका सेवा के लिए उपयोगिता प्रभार, ऑप्शन सी फीस या जुर्माना, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। तो धारा 101 की अगर बात करें तो धारा 101 में नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के बारे में बात की गई है। आंतरिक राजस्व में नगरपालिका की जो प्राप्तियां होंगी, अर्थात नगरपालिका जिन धनों को प्राप्त करती है वह प्राप्तियां नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल होंगी। तो हमने धारा 101 में पढ़ा था कि 3 प्रकार की प्राप्तियों के बारे में धारा 101 में उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया था कि नगरपालिका जिन टैक्स को कलेक्ट करती है या जिन कर का उद्ग्रहण करती है वह नगरपालिका की प्राप्ति हैं और वह आंतरिक राजस्व में शामिल होंगी। उसी प्रकार नागरिक सेवा के लिए उपयुक्त प्रभार, अर्थात नगरपालिका कुछ प्रकार की सेवाएं नागरिकों को देती है तो उसके बदले नगरपालिका कुछ शुल्क वसूल करती है। तो इस प्रकार नगरपालिका द्वारा सेवा के बदले जो शुल्क वसूल किया जाएगा, उपयोगिता प्रभार अर्थात यूजर चार्जेस जो वसूल किए जाएंगे वह भी आंतरिक राजस्व में शामिल होंगे। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था धारा 101 के अंदर कि नगरपालिका यदि कोई विनियामक या कानून बनाती है तो उसके अनुपालन के लिए नगरपालिका जो फीस लेगी या फिर नियमों और विनियामकों के उल्लंघन के लिए जो जुर्माने वसूल किए जाएंगे नगरपालिका के द्वारा, वह भी नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल होगा। अगला प्रश्न है, बाध्यकारी कर का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 101, ऑप्शन बी धारा 102, ऑप्शन सी धारा 103, ऑप्शन डी धारा 104। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 102। धारा 102 के अंदर बाध्यकारी कर का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बाध्यकारी करों में शामिल है। ऑप्शन ए वृत्ति व्यापार पर कर, ऑप्शन बी सड़कों पुलों घाटों पर पथ कर, ऑप्शन सी प्रदूषण नियंत्रण कर और ऑप्शन डी भवनों पर अनभिज्ञ संप्रदर्शन या विज्ञापन कर, ऑप्शन ई सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। ये सभी कर जो दिए गए हैं वह बाध्यकारी करों में शामिल हैं। धारा 102 के अंदर बाध्यकारी करों की बात की गई है, जिनमें भूमि व भवनों पर लगने वाला कर, वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर, सड़कों पुलों और घाटों पर पथ कर। अगर कोई उद्योग धंधा या कारखाना जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है और वह प्रदूषण फैला रहा है या प्रदूषण का स्रोत है तो ऐसे कारखानों व उद्योगों पर प्रदूषण कर लगाया जाएगा। किसी सरकारी भवन या निजी भवन पर नगरपालिका से स्वीकृति प्राप्त कर संप्रदर्शन किया जाए या विज्ञापन किया जाए तो उसका भी नगरपालिका कर ले सकती है।
यह सभी कर बाध्यकारी कर की श्रेणी में आते हैं। आगे हमने धारा 102 में देखा था कि ऐसी परिस्थितियां अगर विद्यमान हो कि नगर पालिका कुछ करों को उद्ग्रहित नहीं करना चाहती हो, कुछ करों का उद्ग्रहण बंद करना चाहती हो या किसी कर की दर को कम करना चाहती हो, तो नगर पालिका यदि उचित कारण देती है और नगर पालिका राज्य सरकार से अनुरोध करती है तो राज्य सरकार उसके अनुरोध पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे करों के उद्ग्रहण को बंद कर सकता है या दर को कम कर सकता है, जैसा भी नगर पालिका चाहे। आगे धारा 102 में हमने ये पॉइंट भी देखा था कि यदि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के संबंध में नगर पालिका का अनुरोध प्राप्त करने पर किसी कर को समाप्त किया गया है या उसकी दर को कम किया गया है और राज्य सरकार को यह लगता है कि ऐसा अन्य नगर पालिकाओं में भी होना चाहिए, तो वह अन्य नगर पालिकाओं में भी उसी रीति से करों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा हमने धारा 102 के अंदर देख लिया था। अब अगला प्रश्न है, अन्य कर अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 102, ऑप्शन बी धारा 103, ऑप्शन सी धारा 104, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 103। धारा 103 के अंदर अन्य अधिरोपित करों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अन्य करों में शामिल हैं ऑप्शन ए यानों नौकाओं पर कर, ऑप्शन बी तीर्थयात्री पर्यटकों पर कर, ऑप्शन सी रोशनी कर, अग्नि कर, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यह सभी कर धारा 103 के तहत अन्य करों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टाम्प शुल्क पर कर की दर स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10%। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रश्न के संबंध में यदि आप मूल अधिनियम को देखेंगे तो उसमें आधे प्रतिशत की बात की गई है। जो मूल अधिनियम की PDF है, यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि स्टाम्प शुल्क पर कर की दर स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2010 में इस आधे प्रतिशत की जगह पर 10% को ले लिया गया है। तो यह संशोधन हुआ है 2010 में। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप संशोधन के हिसाब से 10% आंसर होगा। और मूल अधिनियम की अगर बात की जाए, मूल अधिनियम में 0.5% की बात की गई है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि संशोधन में 10% कर दिया गया है और मूल अधिनियम में आधा प्रतिशत है। यदि हम धारा 103 की बात करें तो धारा 103 में अन्य अधिरोपित कर के बारे में बताया गया है। इसमें करों की कुछ सूची दी गई है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के भीतर चलने वाले यानों पर कर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर चलने वाली नौकाओं पर कर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आने वाले तीर्थयात्री व पर्यटकों पर कर, सभाओं पर कर, रोशनी कर, अग्नि कर इत्यादि के बारे में बताया गया है। और आगे इसमें बताया गया है कि आप किसी प्रकार का विज्ञापन इत्यादि के लिए होर्डिंग लगाना चाहते हो तो उस पर भी कर लगेगा। और आगे स्टाम्प शुल्क पर भी स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ऐसा मूल अधिनियम में लिखा है। जबकि संशोधन में बताया गया है उस आधे प्रतिशत की जगह 10% लिखा हुआ है संशोधन में। तो आप इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे धारा 103 में एक पॉइंट यह भी आता है कि नगर पालिका केवल उन्हीं टैक्सों को संग्रहित करेगी, उन्हीं करों का उद्ग्रहित करेगी जिन करों को संग्रहित और उद्ग्रहित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास भारतीय संविधान के अनुसार है। अर्थात अगर इसको दूसरे रूप से समझें तो भारतीय संविधान के द्वारा जिन करों को उद्ग्रहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, केवल उन्हीं करों को नगर पालिका वसूल सकती है। यदि किसी कर को संग्रहित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है तो उस कर को नगर पालिका भी वसूल नहीं कर सकती है। यह हमने धारा 103 के अंदर देखा था। अगला प्रश्न है, उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 103, ऑप्शन बी धारा 104, ऑप्शन सी धारा 105, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 104। धारा 104 के अंदर उपयोगिता प्रभार का प्रावधान है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो उपयोगिता प्रभार निम्न में से किसके लिए लिया जाएगा।
ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट प्रबंध, ऑप्शन बी सार्वजनिक मार्ग पर मलबा डालने, ऑप्शन सी यानों की पार्किंग, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यदि धारा 104 के बारे में बात करें तो धारा 104 में बताया गया है नगर पालिका उपयोगिता प्रभार वसूल सकती है। उपयोगिता प्रभार शब्द से आशय है यूजर चार्जेस, अर्थात नगर पालिका यदि आपको कोई सेवा दे रही है तो उसके बदले में वह आपसे चार्ज या धन वसूल कर सकती है। धारा 104 में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिनके लिए नगर पालिका धन वसूल करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य ये हैं कि जल निकासी के लिए, मल निकासी व्यवस्था के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, और यदि आपके घर में कोई निर्माण कार्य चल रहा है या मरम्मत का कार्य चल रहा है और आपने सार्वजनिक सड़क पर निर्माण सामग्री या मलबा रख दिया तो उसके लिए भी नगर पालिका आपसे चार्ज ले सकती है। अगर आप कहीं नगर पालिका की किसी भूमि पर, संपत्ति पर अपने वाहन पार्क कर रहे हो या नगर पालिका के द्वारा जो पार्किंग बनाई जाती है वहां आप पार्किंग कर रहे हो वाहन की, तो उसका भी चार्ज आपसे लिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य नागरिक सेवाएं जो नगर पालिका के द्वारा दी जाए उसके लिए भी नगर पालिका आपसे शुल्क वसूल कर सकती है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। धारा 105 में प्रावधान है। ऑप्शन ए बाध्यकारी कर, ऑप्शन बी अन्य कर, ऑप्शन सी उपयोगिता प्रभार, ऑप्शन डी फीस जुर्माने उद्ग्रहित करने का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फीस जुर्माने उद्ग्रहित करने का। एक बार हम यदि रिवाइज करें आज की धाराओं को तो धारा 101 में नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का, धारा 102 में बाध्यकारी कर का, धारा 103 में अन्य अधिरोपित कर का, धारा 104 में उपयोगिता प्रभार का और धारा 105 में फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है धारा 105 के अधीन नगर पालिका शुल्क ले सकती है। ऑप्शन ए भवन योजना मंजूरी, ऑप्शन बी नलकूप लगाने की अनुज्ञप्ति, ऑप्शन सी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। धारा 105 में पॉइंट है भवन योजना को मंजूरी या निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करने का नगर पालिका शुल्क ले सकती है। आगे पॉइंट है व्यवसायिक प्रवर्गों जैसे प्लम्बर, सर्वेक्षणकर्ता आदि का कोई कार्य करता है और वह नगर पालिका से स्वीकृति ले और लाइसेंस बनवाए अपना तो नगर पालिका लाइसेंस बनाने का शुल्क ले सकती है। इसी प्रकार व्यापारिक क्रियाकलापों जैसे नलकूप लगाने, मांस मछली इत्यादि की दुकान खोलने के लिए भी नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ता है या स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो उसके एवज में भी नगर पालिका कुछ शुल्क लेती है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो धारा 105 में बताया गया है कि किसी स्थान पर आप विज्ञापन लगाना चाहते हैं तो उसका शुल्क लिया जा सकता है। निजी बाजारों, प्राइवेट हॉस्पिटलों, वधशालाओं, सिनेमाघरों, होटल खोलने के लिए आदि के लिए सबके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए नगर पालिका आपसे शुल्क वसूल कर सकती है। ये हमने धारा 105 के अंदर देखा था। और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी नगर पालिका शुल्क लेती है। तो यह धारा 105 के अंदर ये प्रावधान है, आप इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 13। विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 104, ऑप्शन बी धारा 105, ऑप्शन सी धारा 106, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 106। धारा 106 के अंदर विकास प्रभार को उद्ग्रहित करने की शक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कितनी ऊंचाई से अधिक के आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 14 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 मीटर। 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवनों पर विकास प्रभार लगेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 15। किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में विकास प्रभार संदेय होगा, अर्थात किसके द्वारा विकास प्रभार का पेमेंट किया जाएगा? ऑप्शन ए उस क्षेत्र के सभी निवासियों द्वारा, ऑप्शन बी विकास हिताधिकारियों द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
अर्थात उस क्षेत्र के सभी निवासियों द्वारा और विकास हिताधिकारियों द्वारा विकास प्रभार संदेय होगा। तो धारा 106 की अगर हम बात करें तो धारा 106 के अंदर विकास प्रभार उद्ग्रहित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो धारा 106 में बताया गया है, यदि कोई आवासीय भवन जिसकी ऊंचाई 14 मीटर से अधिक हो तो उस पर विकास प्रभार लगेगा। यदि हम बात करें गैर आवासीय भवन की, तो गैर आवासीय भवन के मामले में यदि वह किसी विशिष्ट प्रवर मार्ग पर अर्थात स्पेशल कैटेगरी का कोई रोड है उस पर स्थित है और उसकी उपयोगिता की विशेषता के आधार पर और मंजूर निर्मित क्षेत्र के आधार पर उस पर भी विकास प्रभार लगाया जा सकता है। आगे धारा 106 में पॉइंट दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में विकास की योजना अनुमोदित की गई है और उस योजना के अंतर्गत किसी विद्यमान क्षेत्र में विकास का या पुनर्विकास का कार्य होना है तो विकास प्रभार संदेय होगा। और इसी में अगला पॉइंट यह है कि कहीं पर विकास योजना के अनुसार विकास और पुनर्विकास का कार्य होना है तो वहां विकास प्रभार अग्रिम रूप से संदेय होगा। किसी कार्य के शुरू होने से पहले ही अग्रिम रूप से संदेय होगा। अगर इसका अर्थ समझें, मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर विकास या पुनर्विकास का कार्य होना है और नगर पालिका द्वारा वहां विकास प्रभार लगाया जा रहा है, तो कार्य शुरू होने से पहले जो विकास और पुनर्विकास का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाएगा उसके शुरू होने से पहले ही विकास प्रभार ले लिया जाएगा। धारा 106 में एक पॉइंट यह भी है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में पुनर्विकास का या विकास का कार्य चल रहा है तो विकास प्रभार किसके द्वारा देय होगा। जो हमने प्रश्न में भी देखा, तो विकास प्रभार उस क्षेत्र के सभी निवासियों द्वारा और उस विकास से जिन जिन लोगों का हित होने वाला है, जो विकास में हिताधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा विकास प्रभार संदेय होगा। आगे हम धारा 106 में एक पॉइंट यह भी पढ़ते हैं कि जो विकास प्रभार नगर पालिका द्वारा लिया जाएगा उसका एक अलग लेखा या अकाउंट बनाया जाएगा और उस लेखा में जो भी धनराशि प्राप्त होगी विकास प्रभार के रूप में उसे अन्य कहीं अपयोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य कार्य के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। केवल विकास प्रभार की जो धनराशि आएगी उसे विकास कार्यों में ही लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको धारा 106 पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। उससे जो संबंधित प्रश्न बन सकते थे हमने बनाने की कोशिश की और आपको प्रश्न भी सभी समझ में आए होंगे। किसी धारा से प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि अधिनियम की भाषा कितनी कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करारोपण से छूट का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 105, ऑप्शन बी धारा 106, ऑप्शन सी धारा 107, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 107। धारा 107 के अंदर करारोपण से छूट का प्रावधान है। और हम यहाँ पर अभी धाराओं को रिवाइज करें तो देखें, धारा 105 में फीस और जुर्माने को उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में बताया है। धारा 106 में विकास प्रभार उद्ग्रहित करने के बारे में बताया है। धारा 107 में करारोपण से छूट के बारे में बताया है। और शुरुआत की जो धाराएं थी, धारा 101 में नगर पालिका के आंतरिक राजस्व के बारे में, धारा 102 में बाध्यकारी कर के बारे में, धारा 103 में अन्य अधिरोपित कर के बारे में और धारा 104 में उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार हम सभी धाराओं को रिवाइज करते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 17, धारा 102 और 103 के अधीन कर निम्न के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होंगे। ऑप्शन ए नगर पालिका की संपत्ति पर, ऑप्शन बी केंद्र या राज्य सरकार के भवनों यानों पर, ऑप्शन सी सार्वजनिक पूजा स्थल पर, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। धारा 107 के अंदर हमने देखा करारोपण से छूट का प्रावधान है और करों से छूट किस किस को मिलेगी इसके बारे में यदि हम बात करें तो धारा 107 में बताया गया है कि नगर पालिका की संपत्ति या ऐसी संपत्तियां जो नगर पालिका में निहित हों उन पर कर नहीं लगेगा। और आगे हम बात करें तो ऐसी संपत्तियां यान वाहन नौकाएं जो राज्य व केंद्र सरकार में निहित हों या राज्य व केंद्र सरकार के हों उन पर भी नगर पालिका द्वारा कर उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करें तो सार्वजनिक पूजा स्थल
और यह सार्वजनिक पूजा स्थल ऐसे होने चाहिए जिनको नगर पालिका से सम्यक रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए, तो इन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और धारा 107 में एक पॉइंट यह भी है कि राज्य सरकार के वाहन या कोई संपत्ति, भूमि, भवन कुछ भी हो, यदि उनका लोक हित में उपयोग हो रहा है और उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाया जा रहा है तो उन पर भी नगर पालिका टैक्स नहीं लेगी। यह धारा 107 के अंदर हमने देखा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 105, ऑप्शन बी धारा 106, ऑप्शन सी धारा 107, ऑप्शन डी धारा 108। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 108। धारा 108 के अंदर कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और यह कर कौन से होंगे जिनकी बात हमने धारा 103 अन्य कर अधिरोपित करने की शक्ति, उसमें जो हमने कर पढ़े थे वह करों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो धारा 103 के अंदर जो कर हैं उनको अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी वह धारा 108 के अंदर बताई गई है। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। धारा 108 के अधीन कार्य होंगे। ऑप्शन ए व्यक्तियों या संपत्ति या दोनों को दायी बनाने का प्रस्ताव, ऑप्शन बी दर का निर्धारण, ऑप्शन सी प्रारूप नियम को प्रथम अनुसूची में दिए प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करना, या ऑप्शन डी सभी। तो धारा 108 के अधीन ये सभी कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। धारा 108 की बात करें तो धारा 108 में जो धारा 103 के तहत जो कर दिए गए हैं उनको अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में देखें तो सबसे पहले धारा 103 के तहत जो कर दिए गए हैं उनमें से किसी एक कर को या फिर हो सकता है एक से अधिक कर को चयन किया जाता है कि कौन सा कर अधिरोपित करना है। जब कर का चयन कर लिया जाता है तो उस कर से संबंधित नियमों को भेद करते हुए एक प्रारूप या एक प्रस्ताव बनाया जाता है। आगे धारा 108 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले नगर पालिका वह कर किन व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर लगना है, किस संपत्ति और संपत्ति के समूह पर लगना है, अर्थात उस कर का दायी कौन होगा, तो वो दायी बनाने का प्रस्ताव करती है नगर पालिका कि इस टैक्स को हम किससे लेंगे या इस टैक्स का दायी कौन होगा। सबसे पहले इसका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखें तो टैक्स जो लिया जाएगा वह किस दर पर लिया जाएगा, उसकी रेट क्या होगी, इस चीज का भी निर्धारण किया जाता है। और जब दायी व्यक्ति बनाने का प्रस्ताव निर्धारित हो जाए और कर की दर भी निर्धारित हो जाए तो उसके बाद नगर पालिका कर से संबंधित प्रारूप नियम को प्रथम अनुसूची के प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी। और आगे इस धारा में बताया है कि जब ऐसा नोटिस प्रकाशित कर दिया जाएगा तब दायी बनाए गए व्यक्ति और संपत्ति या कर के प्रकार या कर में दी गई छूट या कर की दर के ऊपर यदि किसी नगर पालिका निवासी को आपत्ति होती है तो वह व्यक्ति नोटिस जारी होने के 1 माह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति नगर पालिका को देगा। और जब लिखित आपत्ति नगर पालिका को प्राप्त होगी तब नगर पालिका उस पर विचार करने के लिए और रिपोर्ट पेश करने के लिए एक समिति को प्राधिकृत करेगी। अर्थात नगर पालिका एक समिति को प्राधिकृत कर देगी कि वह जो आपत्ति आई है उस पर विचार करे और उसके संबंध में रिपोर्ट पेश करे। और जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, यदि रिपोर्ट पे यह माना जाए कि वास्तव में नगर पालिका निवासी द्वारा जो आपत्तियां लगाई गई हैं वो सही हैं, तो उस कर को नगर पालिका नहीं लगाएगी, अर्थात कर को त्याग दिया जाएगा। यदि आपत्तियां उचित नहीं पाई जाती हैं तो किसी नियत तारीख को कर लागू हो जाएगा। तो यह हमने धारा 108 के अंदर पढ़ा था जिसमें कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। उम्मीद करता हूं धारा 108 आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कर अधिरोपण का प्रावधान है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे धारा 107, ऑप्शन बी धारा 108, ऑप्शन सी धारा 109, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 109। धारा 109 के अंदर कर के अधिरोपण का प्रावधान है।
प्रश्न संख्या 21, कर किन तारीखों में प्रवर्त हो सकता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 जनवरी, ऑप्शन ई सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सभी, अर्थात 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी इन तारीखों में कर प्रवर्त किया जा सकता है। इन तारीखों के अलावा अन्य तारीखों में कर प्रवर्त नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 22, किस तिथि में कर प्रवर्त होने से आगामी 1 अप्रैल तक कर त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणीय होगा? ऑप्शन है 1 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, अर्थात यदि कर 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को लागू होता है तो वह आने वाली 1 अप्रैल तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहित किया जाएगा। और धारा 109 की बात करें तो धारा 109 में कर के अधिरोपण का प्रावधान दिया गया है। इस धारा में बताया गया है कि जो धारा 108 के अंदर कर को अधिरोपित करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर संकल्प पारित कर नियत तिथि को कर लागू कर दिया जाएगा। और जब कर लागू कर दिया जाएगा तो वह किन किन तिथियों में लागू होगा, तो उसके बारे में धारा 109 में बताया गया है कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी के सिवाय अन्य किसी तिथि में कर प्रवर्त नहीं होगा, ऐसा धारा 109 के अंदर बताया गया है। आगे एक पॉइंट दिया गया है कि यदि 1 अप्रैल के सिवाय अन्य किसी तिथि में कर प्रवर्त होता है तो वह आने वाली 1 अप्रैल तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहित किया जाएगा, अर्थात यदि कर 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को प्रवर्त हुआ तो वह आने वाली अप्रैल तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहित किया जाएगा। यही केवल धारा 109 के अंदर बताया गया है। और धारा 109 में एक पॉइंट और है, जब संकल्प पारित कर दिया जाए और कर को लागू करने की तिथि की घोषणा हो और उससे संबंधित नोटिस निकाला जाए कि कर लागू कर दिया गया है, तो उस नोटिस से निकालने से पहले आप नगर पालिका को यह बताना पड़ेगा कि किस विधि से आप कर का उद्ग्रहण कर रहे हैं, वसूली का ढंग क्या होगा इत्यादि के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अगला और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, करों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 107, ऑप्शन बी धारा 108, ऑप्शन सी धारा 109, ऑप्शन डी धारा 110। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 110। धारा 110 में करों में परिवर्तन की प्रक्रिया बताई गई है। इस धारा में बताया गया है कि जिस प्रकार धारा 108 और 109 में निर्देशित प्रक्रियाओं के माध्यम से कर को लागू किया जाता है, उसी प्रकार करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कल की क्लास में हम धारा 111 से लेकर धारा 120 तक के एमसीक्यू को देखेंगे। आपकी लगातार 2 क्लासेस एमसीक्यू की हो जाएंगी। और आज की क्लास में हमने जिन धाराओं के एमसीक्यू प्रश्नों को देखा, यदि उन सभी धाराओं को एक बार वापस रिवाइज करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने धारा 101 जिसमें नगर पालिका के आंतरिक राजस्व के बारे में बात की है, धारा 102 जिसमें बाध्यकारी कर के बारे में बात की है, धारा 103 जिसमें अन्य अधिरोपित कर के बारे में बात की है, धारा 104 जिसमें उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने के बारे में बात की है, धारा 105 जिसमें फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने के बारे में बात की है, धारा 106 जिसमें हमने विकास प्रभार उद्ग्रहित करने के बारे में बात की है, धारा 107 जिसमें करारोपण से छूट के बारे में बात की है, धारा 108 जिसमें कर को अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में बात की है, धारा 109 जिसमें कर का अधिरोपण की बात की गई है और धारा 110 जिसमें करों में परिवर्तन की बात की गई है। इस प्रकार आज हमने 10 धाराओं से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको धाराएं समझ में आई होंगी। धाराओं का हमने बार बार रिवीजन भी कर लिया तो आपको धाराएं भी याद हुई होंगी। यदि आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो थम्स अप का इमोजी बना के जरूर जाएं। कोई इमोजी आप पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिखकर ही कोई कमेंट करें। और आप आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो पथिक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।